Dream is not what you see in sleep, is the thing which doesn't let you sleep. सपना वो नहीं है मेरे दोस्तों जो आपकी नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे. Hello friends, my name is Deepak Verma and today I welcome you to my YouTube channel Brains Talk with Deepak Verma. अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है, then you will be able to crack any kind of exam, but you need to have the perfect direction, perfect study at the right time. फ्रेंड्स, इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ. आप सभी ने देखा होगा कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं और वो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और अगर उनको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी होती है तो वो कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं अपने घर के आसपास. तो मैंने ये देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि उन स्टूडेंट्स को 2 साल या 3 साल हो जाते हैं कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम में आना क्या है. ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं हमारे एग्ज़ाम में और कितने हमारे कोर्स की ड्यूरेशन होती है. तो और दूसरी सबसे मैं इस चीज़ में सरप्राइज होता हूँ ये बात सोच करके कि वो स्टूडेंट्स वो जिस भी पेपर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे सपोज कीजिए सीपीओ की कर रहे हैं वो प्रिपरेशन, वो कर रहे हैं सीडीएस की, वो कर रहे हैं रेलवे की, वैसे रेलवे में इंग्लिश तो आती नहीं है, वो कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की. उन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि हमारा अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद हमको किस तरह की पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, हमारे एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आएगा. आप जरा खुद सोचिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आने हैं, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स आने हैं, तो आप मुझे खुद बताइए, क्या आप कभी अच्छे से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओगे? क्या आप कभी उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे? स्टूडेंट्स, नेवर, आप कभी नहीं कर पाओगे. ये तो वही वाली बात हुई ना कि मेरे एग्ज़ाम में आनी तो है इंग्लिश, लेकिन मैं रात दिन प्रिपरेशन कर रहा हूँ हिंदी की, तो क्या कभी मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा? मैं कभी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊँगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी होता है कि पेपर में, जिस भी पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, उनकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है हमें, और कैसे हमें उनकी प्रिपरेशन करनी होती है. तो चलिए, आज सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक की अवेलेबिलिटी कितनी होती है. तो सबसे पहले वी गो अहेड. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL, इंग्लिश कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस. अब देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल. स्टूडेंट्स, इसको देखिए, मैंने आपको ये कंटेंट्स बताने के लिए इसका प्री यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को यहाँ पे मर्ज किया हुआ है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही क्यों यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है. फ्रेंड्स, आप देखिए, आप कोई भी छोटे से छोटा, कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर उसमें इंग्लिश आती है, तो मेरा ये कहना है कि आप इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL की इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लीजिए. और अगर आपसे इसके हर एक कंटेंट्स आते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में अगर आपको पता है, तो आप कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो. तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं टीयर फर्स्ट में. देखिए, जो एसएससी CGL है वो बेसिकली उसमें टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड होता है, जिसको टीयर फर्स्ट को हम प्रीलिम्स बोलते हैं और टीयर सेकंड को हम बोलते हैं मेंस. तो यहाँ पे आप देखिए कि टीयर फर्स्ट में जो बेसिकली वोकैब आती है, वोकैब, तो स्टूडेंट्स वोकैब आती है 48%. लेकिन यही वोकैब की अगर मैं बात करूँ मेंस में, तो ये हो जाती है यहाँ पे 40%, यानी क्या हो गया, -8%, यानी कि 8% क्या हो गया यहाँ पे, लेस हो गया.
अगर मैं बात करूँ ग्रामर की प्रीलियम्स में, तो ग्रामर प्रीलियम्स में कितना आता है 32 मार्क्स की, लेकिन यही ग्रामर मेंस में आती है 35 मार्क्स की। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 3% क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलियम्स में आता है 20%, लेकिन यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेंस में आता है 15%। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, -5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता चला होगा कि कौन कौन सा पोर्शन किस किस रेशो में आता है। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया यहाँ पे कि वोकेबलरी 48% की आती है, ठीक है। अच्छा, ग्रामर 32% की आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी हो सकता है रेशो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टिक टू होना है हमें इस रेशो पे, यानी कि हल्का फुल्का अ लिटिल बिट ये फ्लक्चुएट कर सकता है रेशो हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके इंग्लिश के सभी कंटेंट्स को। तो मैं आपको वन बाय वन सिस्टमैटिकली इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टॉपिक की, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वर्ब। वर्ब, देखिए वर्ब है ना, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको बहुत छोटी छोटी कैटेगरीज में है ना डिवाइड किया है। जैसे रेगुलर वर्ब हो गई, ठीक है, स्टेटिव वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फ्रेजल वर्ब हो गई मेरी, फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब हो गई, पॉजिटिव वर्ब हो गई, और एल्यूजरी एंड कैमोफ्लेग वर्ब हो गई। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा होगा कि इतने टाइप्स की वर्ब हो सकती है? हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, 11 तरह की वर्ब्स बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें वन बाय वन इन सभी वर्ब्स के बारे में डीपली स्टडी करनी है। और आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी के बारे में अगर डीपली स्टडी कर पाते हैं, तो किसी न किसी एग्जाम में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से कभी ना कभी कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन 101% बनेगा। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेटिव वर्ब से बनेंगे, कुछ बनेंगे लिंकिंग वर्ब से, कुछ बनेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से। अब आप मुझे खुद बताइए, ऐसी कौन सी दुनिया की ताकत होगी कि आपको वो कोई भी एग्जाम क्लियर करने से, क्रैक करने से रोक पाएगी? यानी कि 101% आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको सही डायरेक्शन में और बिल्कुल एक सही पाथवे यानी कि राइट पाथवे स्टडी अपनी आगे अहेड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है रिवीजन एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज यानी कि इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको वर्ब में ये 11 तरह की वर्ब्स के टॉपिक को, ठीक है, डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे आज आपसे डिस्कस किया ऑक्सिलरी वर्ब कि व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम उसकी रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। जब हम इस चैप्टर को डीपली पढ़ चुके होंगे, फिर से हम इसकी रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, राइट फ्रेंड्स। अब इसी पार्ट ए में अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोडाल्स। मोडाल्स, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने मोडाल्स के बारे में लिटिल बिट तो सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोडाल्स क्या होते हैं। मोडाल्स बेसिकली हम बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शुड, राइट, मैंने यहाँ पे लिखा वुड, मैंने यहाँ पे लिखा मे, राइट। तो जो भी ये वर्ब्स होती है ना, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, इन सभी को हम मॉडल्स बोलते हैं। और हम क्या करेंगे, जब भी हम इस चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, हम इन सभी वर्ब्स को डीपली पढ़ रहे होंगे, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, देखिए प्रेपोजिशन के बारे में आपको हल्का फुल्का फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे एट, इन, ऑन, इन सभी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे अगेंस्ट, अंडर, ओवर, ऑन,
राइट, इन सभी को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो देखिए, इसको हम प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शन ऑफ टेंसेस। देखिए, आप सभी ने ये देखा होगा कि जब भी आप किसी भी टीचर से इंग्लिश सीखनी स्टार्ट करते हैं, तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, बेसिकली सीधे स्टार्ट करते हैं टेंस से। अरे भाई, आप मुझे खुद बताइए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है टेंस सीखना स्टार्टिंग में ही, जब तक आपको वर्ब के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको कि वर्ब कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि एट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ऑन का यूज़, अगेंस्ट का यूज़, ओवर का यूज़, अंडर का यूज़ हम कहाँ कहाँ और किस किस कंडीशन में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे खुद बताइए, आप जरा खुद सोचिए कि द फंक्शन ऑफ टेंसेस में जब हम टेंस सीखते हैं, यानी कि सेंटेंस को फ्रेम करना सीखते हैं, क्या हम सेंटेंस को फ्रेम करना ढंग से सीख पाएंगे? आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है बार बार टेंस सीखने की? ऐसे तो अगर देखा जाए, बचपन से सीखते आ रहे हो आप टेंस। जूनियर क्लासेस में आपको कभी ना कभी किसी न किसी टीचर ने सिखाया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बोलते हैं जिन वाक्यों में ता ती ते आता है, जिन वाक्यों में चुका चुकी चुके आता है उनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अरे मूर्खों, आपको ये तो पता होना चाहिए कि रियल में टेंस का मतलब क्या होता है, रियल में प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, क्यों आपको ज़रूरत पड़ती है बार बार सीखने की? क्यों? क्योंकि इससे पहले का जो भी ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये वर्ब्स हो गई, राइट, ये मोडाल्स हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, जब तक यू आर कंप्लीटली अनेबल टू लर्न एनीथिंग, आप जब तक क्या है, अनेबल है कोई चीज़ सीखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स, ये प्रेपोजिशन, इससे पहले वर्ब, द फंक्शन ऑफ टेंसेस, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, तो वो मैंने सभी के सभी सिस्टमेटिकली यूज़ किए हुए यहाँ पे। और मैं आपको सभी के सभी टॉपिक्स बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही डीपली में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल आपको जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड, देखिए यूनिट सेकंड में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आता है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, अब आप जब खुद सोचो, एक्टिव पैसिव आपको कब आएगा समझ में? जब आपको सही से समझ में आएगा कि हम टेंस में सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करते हैं, और जब आप इसके रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वेश्चन टैग। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको कुछ लोग बोलते हैं एग्रीमेंट, लेकिन हम इसको एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको रियल में बोलते हैं अग्रीमेंट। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है। राइट फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के बारे में पता है आपको, ए, एन और द को हम बोलते हैं आर्टिकल्स, लेकिन इनको कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके बारे में आप सभी ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा अपने जूनियर क्लासेस में, लेकिन क्योंकि आप कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा एडवांस लेवल में डिस्कस कर रहे होंगे, बिल्कुल ज़ीरो से कब, एडवांस लेवल में। लेकिन यू हैव टू मेंटेन द पेशेंस। आपको क्या क्या मेंटेन करना है स्टूडेंट्स? पेशेंस। नेक्स्ट कम टू द यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जितने भी ये लिखे हुए हैं टॉपिक्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जितने भी ये टॉपिक्स हैं, यानी कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब, यानी कि और जो इसके बाद के टॉपिक है, इन सभी को मिला के हम बोलते हैं
पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको प्रोनाउन, जो प्रोनाउन लिखा है यहाँ पे, प्रोनाउन भी तभी समझ में आएगा जब आप अच्छे से गो थ्रू हो चुके होंगे नाउन के बारे में। आपको एडजेक्टिव भी है ना, जब अच्छे समझ में आएगा जब आप अच्छे से गो थ्रू हो चुके होंगे प्रोनाउन के बारे में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी तब समझ में आएगा जब आपको अच्छे से पता होगा एडजेक्टिव और आप इसकी एक्सरसाइज सोल्व कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली यूज़ किए हैं और आपको भी सिस्टमेटिकली पढ़ना है। लेकिन इस बार आपको ये शपथ लेनी होगी कि जो भी हम टॉपिक्स इस बार पढ़ने जा रहे हैं, चाहे मैं 10 टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको पढ़ाऊँ 5 टॉपिक, वो टॉपिक आपको इस तरह से पढ़ने हैं कि लाइफ में केवल एक बार पढ़ने होंगे बस आपको, और पूरी ज़िंदगी कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यूनिट 4 पे आते हैं। देखिए, यूनिट 4 पे सेंटेंस करेक्शन, यानी कि आपको कोई भी गलत सलत सेंटेंस दे देगा एग्जाम में और आपको क्या करना होगा, उसको करेक्ट, आपको करना होगा उसको करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है, और सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज, सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज आपको दी गई होगी और उस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस गिवन होंगे जो बेसिकली होंगे इनकरेक्ट। आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉलेज यूज़ करते हुए उन सभी सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। हो सकता है कहीं पर नाउन को लेकर गलती हो सकता है कहीं पर वर्ब को लेकर के गलती हो सकता है कहीं पर कंजंक्शन को लेकर गलती हो, कहीं पर इंटरजेक्शन को लेकर गलती हो। तो जब आप इससे पहले के सभी टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू हो चुके होंगे तो देन यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, मूव टू अहेड पार्ट बी। देखिए, जो पार्ट बी है, पार्ट बी में केवल और केवल मैंने एक वोकैब सेक्शन लिया हुआ है। ये जितना भी ये सेक्शन है ना पूरा, ये एक वोकैब सेक्शन में आता है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी लाइफ में रियल में जो वर्ड मीनिंग होते हैं, वर्ड मीनिंग लाखों करोड़ों होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या उन लाखों करोड़ों वर्ड मीनिंग को लर्न करना इजी है? नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है। क्या आप उन सभी वर्ड्स मीनिंग को याद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप कोई भी 10 वर्ड मीनिंग लर्न कीजिए और मैं वही 10 वर्ड मीनिंग आपसे अगर 1 महीने के बाद पूछता हूं, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? हो सकता है कुछ स्टूडेंट बता पाए और कुछ कहे कि सर क्या करें, हम भूल भी तो जाते हैं, इनको बार बार रिवाइज करना होता है। तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, रूट वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, रूट वर्ड्स क्या होता है इसके बारे में तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँगा। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि रूट वर्ड्स एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम एक दिन में 100 से 200 वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। और वो वर्ड्स इस तरह से लर्न करते हैं कि लाइफ में जब तक हम बूढ़े ना हो जाए या जब तक हमारी लाइफ है, ठीक है, वो हमेशा हमको लर्न रहेंगे। इसमें नेक्स्ट आता है ईडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम सिनोनियम। एंटोनिम सिनोनियम को लेके भी स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। मैंने देखा है उनको पूरी लाइफ ही हो जाती है लेकिन कोई भी एग्जाम वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। उनका कहना होता है कि सर क्या करें, एंटोनिम सिनोनियम इतने सारे होते हैं, कहाँ तक याद करें। लेकिन इनको भी हम याद कर रहे होंगे रूट वर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड्स, आपको बस पेशेंस मेंटेन करना है और हम सभी जितने भी टॉपिक्स हैं इनको इतनी परफेक्टली सीख रहे होंगे कि शायद आप कभी इनको सीख पाए। गो टू नेक्स्ट पेज, पार्ट सी। पार्ट सी ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है, पार्ट सी। पार्ट सी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं ना वो बहुत सारे वर्ड से मिलके बनता है। तो एग्जामिनर बेसिकली क्या करता है, आपको उस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनको घुमा फिरा के आगे पीछे करके देगा और आपसे कहेगा कि इनको सिस्टमेटिकली यानी कि एक पैटर्न में अरेंज करो। लेकिन पैटर्न में तो अरेंज तभी कर पाओगे ना आप जब आपको पता होगा व्हाट इज सब्जेक्ट, जब आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ठीक है, जब आपको पता होगा कि वर्ब्स क्या होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और उनको कहाँ पर हम प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड, जब तक आपको पार्ट ए के टॉपिक नहीं पता होंगे, पार्ट बी के टॉपिक नहीं पता होंगे, तो देन यू कैन नॉट डू दैट। इसमें पैरा जंबल्स आता है, जंबल वर्ड्स आते हैं, जंबल सेंटेंसेस, सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। मैं थोड़ा सा क्लोज टेस्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमको एक लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ दिए रखता है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन के आंसर हमको फ्रेम करने होते हैं। जो क्लोज टेस्ट है वो भी बिल्कुल इसी की तरह होता है, लेकिन क्लोज टेस्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। वो एक्स्ट्रा होती है कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको बीच बीच में फिलअप दे देगा, फिलअप यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और आपसे कहेगा यहाँ पे कोई भी सूटेबल वर्ड्स फ्रेम कीजिए। तो ये भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप अच्छे से इन टॉपिक से गो थ्रू हो चुके होंगे फ्रेंड्स। राइट, इतना आपको समझ में आ रहा है। लास्ट में आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब हम बेसिकली इन टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने आपको ये जितने भी टॉपिक्स के बारे में बताया आज, ये सभी के सभी टॉपिक्स मैं आपको करूँगा, और ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको बहुत सिस्टमेटिकली मैं टीच करूँगा, और इस तरह से टीच करूँगा कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी पूरी ज़िंदगी इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वर्ब चैप्टर का पहला टॉपिक यानी कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब स्टार्ट करते हैं, राइट, विद इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।